हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का ये 10वां लेक्चर है जिसमें हम मौर्योत्तर काल को कवर करेंगे। चूंकि हम यह महेश वडवाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कंसेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। वैसे तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें कई फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हम जी ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें देखना नहीं है, फैक्ट के माध्यम से हम टॉपिक को फटाफट कवर कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सिमुक किस वंश के संस्थापक थे? सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी? सातवाहन वंश की, जो कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। उस समय इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इनकी एक विशेषता यह है कि इनके द्वारा शीशे का सिक्का जारी किया गया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा आंध्र क्षेत्र में की गई थी, वर्तमान के आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। आगे है, आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मुख्यतः यही बात है कि आंध्र के सातवाहनों की चर्चा हमें किस पुराण में मिलती है। कुल कितने पुराण है? 18। 18 पुराणों में मत्स्य पुराण में हमें आंध्र के सातवाहन राजाओं के बारे में चर्चा प्राप्त होती है। आगे है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? सातवाहनों की राजधानी अमरावती में अवस्थित थी। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी अमरावती थी। आगे है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन शासक का सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। यहाँ पे माता के जो वंशज हैं उनकी बात की गई है, अर्थात मातृ सत्ता इसमें थी। हाँ, ये था कि शासन पुरुष करता था, लेकिन जो एक टाइटल होता है, उत्तराधिकारी होता है, वो माता की ओर से होता था। आगे है, यहाँ पे नोट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेड़ कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। इन्होंने वेड़ कटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेड़ कटक नामक नगर की स्थापना की, जिसे वेदों में वेदाश्रय भी कहा जाता है। अर्थात वेदों का वेदाश्रय बाणकटक नगर को कहा जाता है, जिसकी स्थापना गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम शक संवत भी कहते हैं। और शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। आगे देखते हैं, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का किसने प्रचलन किया है? सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे अधिक तांबे के सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किए। संख्या में सबसे अधिक तांबे के सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किए गए, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों के द्वारा जारी किए गए। तो शुद्धता के आधार पर जो सोने का सिक्का है, ये सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों के द्वारा, लेकिन संख्या में सबसे अधिक सिक्का तांबे का कुषाणों ने चालू किया था। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 35 वर्षों का। 35 वर्षों का क्यों, हम देखते हैं। विक्रम संवत कब था? 57 BC, अर्थात 57 ईसा पूर्व। वहीं शक संवत 78 ईस्वी कहेंगे या AC कहेंगे। BC का अर्थ यह हुआ बिफोर क्राइस्ट, अर्थात क्राइस्ट कौन है? ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मान लिया गया है। उससे पहले की घटनाओं को हम BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद की घटनाओं की तिथि को हम आफ्टर क्राइस्ट लिखते हैं या ईस्वी लिखते हैं। चूंकि कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी में था, तो ये AC में आ गया, जो कि प्रथम शताब्दी के बाद हुआ है। वहीं विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व हुआ है। तो अगर ये दो जोड़ेंगे तो
हमें 135 प्राप्त होगा। ये 135 अंतर है दोनों संवतों में। आगे है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन थे। तो आप ये याद रखिएगा, सातवाहन की राजधानी अमरावती थी, जो कि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में यह पनपा था सातवाहन वंश। सातवाहनों ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। आगे है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? जब शुंग वंश का समापन हुआ, भारत पर किस वंश का शासन हुआ? कण्व का। शुंग, कण्व, सातवाहन, ये क्रम रहा है। कुषाण, शुंग एवं सातवाहन। शक, कुषाण, शुंग एवं सातवाहन, ऐसे क्रम है। शक, कुषाण, शुंग एवं सातवाहन। सातवाहन दक्षिण भारत में था। आगे देखते हैं, कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? अर्थात कनिष्क किस चीनी जनरल के द्वारा पराजित हुआ था? तो वो पान चाऊ के द्वारा पराजित हुए थे। कनिष्क चीनी जनरल पान चाऊ के द्वारा पराजित हुए थे। ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थीं? भारत के बाहर तक साम्राज्य की सीमाएं कुषाण वंश की थी। जैसे ये प्यारा भारत है हमारा, लेकिन उस समय ये क्षेत्र भी प्यारा भारत में था। जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है पूरा, ये भी उस समय भारत का ही एक हिस्सा था कुषाणों के समय में। तो आप याद रखिएगा, कुषाण वंश में भारत का राज्य क्षेत्र भारत से बाहर भी था। आगे है, यहाँ पे विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। हमने अभी भी देखा था, शक संवत एवं विक्रम संवत में विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं शक संवत 78 ईस्वी में और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में। आगे है, दोनों में कितना अंतर है? 135 वर्ष का। तो याद रखिएगा, शक 78, 78, सातवाहन 57, दोनों जोड़ेंगे हम तो 35 वर्षों का अंतर दिखेगा। अंतर इसलिए क्योंकि ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद और ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत था, और ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद शक संवत आया। आगे है, कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग के नरेश कौन थे? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। कलिंग में कौन से वंश का शासन था? चेदी वंश का। आगे देखते हैं, प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम ईरानी शासक था। तो ये आप याद रखिएगा। आगे है, फैक्ट है, याद रखिएगा, प्रथम ईरानी शासक डेरियस थे, जो कि मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत में शासन किए थे। ये शकों से संबंधित हो सकते हैं। आगे है, अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। आगे है, किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण के शासकों के जो सिक्के थे उन पर एक मातृ देवी थी जो उमा नाम से थी, उनका नाम मिलता है सिक्कों पर। तो याद रखिएगा। आगे है, चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? हुविस्क ने। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुविस्क के द्वारा चलाए गए थे। तो अब ये फैक्ट है, याद रखिएगा, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। आगे हम देखते हैं, बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है?
बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा, बुद्ध का जो सिक्का है उस पर बुद्ध बने हुए हैं, यह कुषाणों के सिक्कों पर बने हुए थे। आगे है, योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है। जैसे योधेय भी छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए थे मौर्य वंश के बाद। जैसे जब एक केंद्रीय सत्ता समाप्त होती है तो जगह जगह पर लोग साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं छोटा छोटा, तो वैसे ही था। तो उसी में एक योधेय वंश था जिसके योधेय के सिक्के जारी होते थे। तो योधेय के सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का चित्रांकन मिलता है। कार्तिकेय देवता का चित्रांकन योधेय सिक्कों पर प्राप्त होता है। आगे है, एक नोट है कि भारतीय और यूनानी, जिन्हें हम ग्रीक भी कहते हैं, भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गांधार शैली उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी। जैसे भारत में मुख्यतः 3 श्रेणियां प्रसिद्ध थी। मथुरा कला शैली तो लोकल थी, उत्तर भारत में गांधार कला शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ियन और मध्य भारत में बेसर। तो ये जो गांधार शैली थी वो भारतीय और यूनानी कला का संगम माना जाता है। आगे है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए। प्राचीन भारत में सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किए गए। तो ये आप ये याद रखिएगा, सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किए गए। आगे है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था। चरक, वही जिन्होंने सुश्रुत चरक संहिता लिखी थी, वो चरक जो राजवैद्य थे कनिष्क के शासनकाल में थे। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे, उनके राजवैद्य चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी जो कि सर्जरी से संबंधित है। आगे है, कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था। कनिष्क ने किस संप्रदाय को ग्रहण किया था। महायान की बौद्ध संप्रदाय, वही महायान जिसने बुद्ध को पूजा प्रतिमा के रूप में पूजा कर ली, अर्थात उनकी प्रतिमा निर्मित कर दी महायान ने, उसी के अनुयायी कनिष्क थे। और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली के कुंडल में किया था, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में किया था, जो कि चौथी था। और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, प्रथम शताब्दी ईसवी में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क शासनकाल में हुई थी, आप इसको याद रखिएगा। आगे है, किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ है, वो शुंग वंश थे। शुंग वंश ऐसे थे जिन्होंने हत्या की और इसके बाद अपना शासन स्थापित किया, और उनकी हत्या करके आगे के राज्य के द्वारा शासन किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। आगे है, भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है। मिनांडर की। एक यूनानी थे मिनांडर, जिनकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में भी सुरक्षित है। मिनांडर के बारे में आगे है, यहाँ पे मौर्योत्तर कालीन जो विदेशी आक्रमणकारी हुए उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन भारत में आक्रमण किए थे जब मौर्य वंश का अंत हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे मुख्य शासक हुए और बृहद्रथ इसके अंतिम शासक रहे मौर्य के। उसी में से मौर्योत्तर काल जब आया, अर्थात मौर्य से बाहर, तो कौन शासन बने, कौन कौन आक्रमण किए भारत में, विदेशी आक्रांता आए भारत में, कब आए, वो मूल निवास कहाँ के थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक उनमें कौन हुए, और उनके राज्य की राजधानियाँ कहाँ थी, और राज्य विशेष के बारे में तथ्य। तो जैसे पहला हिंद यवनों का आक्रमण हुआ भारत पर, वो उन्होंने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण हिंद यवनों का हुआ। इनका मूल निवास बैक्टीरिया था, जो कि बैक्टीरिया अफगानिस्तान में है। हिंद यवन के प्रमुख शासक
मिनांडर थे, जिनका हमने अभी देखा सबसे अधिक बार चर्चा है मिलिंद साकल। मिनांडर को ही मिलिंद साकल भी कहते हैं। मिलिंद पन्हो इन्हीं से रिलेटेड पुस्तक है। और इनकी राजधानी वर्तमान में सियालकोट ही उस समय हिंद यवनों की राजधानी हुआ करती थी। आगे है शक या सीथियन विदेशी आक्रमणकारी। 90 ईसा पूर्व में आए थे और वे सीरिया और ईरान क्षेत्र से संबंधित थे। उनके जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए वो नहपान थे, जो कि पश्चिमी भारत में शासन किए। इनकी राजधानी और इनके बारे में मुख्य बात यह है कि महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि भारत में शक एवं सीथियन शासकों का आक्रमण हुआ था। शकों के बारे में हम जानते हैं कि यूनानियों के बाद ये आए थे। हिंद यवन को यूनानी भी कहते हैं। आगे है पार्थियाई या पहलव। पार्थियाई या पहलव भी विदेशी आक्रांता थे, जो कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में आए थे और ये मूल निवासी पार्थिया के थे, जो कि आज का वर्तमान ईरान क्षेत्र में पड़ता है। और इनका सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्नीज हुए हैं। गोंडो फर्नीज पार्थियाई या पहलव वंश के शासक थे। इनके बारे में मुख्यतः यह है कि वेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इनके सिक्के मिलते हैं। जो वेग्राम अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है, वहाँ से पहलवों का सबसे अधिक सिक्का प्राप्त होता है। और अंत में विदेशी आक्रांता कुषाण, जिन्हें हम यूची भी कहते हैं, 15 ईस्वी में भारत आए, आक्रमण किया। और इनके मूल निवास कहाँ था? चीन और तुर्किस्तान से आए थे। कुषाण चीन और तुर्किस्तान से आए थे। इनमें प्रमुख शासक कनिष्क हुए, जिन्होंने शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किया। और इनके लिए मुख्य बात यह है कि उज्जैनी इनकी मुख्य राजधानी थी। वर्तमान उज्जैन या पुरुषपुर, जिन्हें हम वर्तमान का पेशावर भी कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि आक्रमणकारियों का क्रम, ये जो विदेशी आक्रांता आए, सबसे पहले हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए और अंत में कुषाण आए। ये क्रम याद रखिएगा, हिंद, शक, पहलव और कुषाण। आगे है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक को, मुख्यतः विम कडफिसस को जाता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कडफिसस के द्वारा जारी किए गए थे, जो कि कुषाण शासक थे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मौर्योत्तर काल से संबंधित छोटा सा लेक्चर था, जिसमें हम उसके बाद हमने देखा विदेशी आक्रांता आए, कैसे छोटे छोटे राज्यों में बट गया भारत और शासन हुआ। शक, कुषाण, हिंद यवन, पहलव आए, इनके बारे में हमने छोटे छोटे फैक्ट देखे। तो इससे रिलेटेड बाहर ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, आपके टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।